Welcome to another video that is linked with IFRS 9 financial instruments. क्योंकि एक ये सीरीज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी स्टैंडर्ड IFRS 9 से लिंक्ड हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें एक कंप्लीट IFRS 9 को डिस्कस किया गया है और उसके बाद उससे लिंक जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप मतलब IS-32 पे आने से पहले सबसे पहले जो आपने स्टैंडर्ड को डिस्कस करना जिसका लेक्चर लेना है वो है IFRS 9। ठीक है, देन यू हैव टू मूव अदर लिंक्ड स्टैंडर्ड दैट इज़ IS-32। ठीक है, उसके बाद आपने IFRS 7 जो डिस्क्लोजर से रेलिवेंट है उस स्टैंडर्ड पर जाना है। फिर हेज अकाउंटिंग, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, ये आपने स्टैंडर्ड वन बाय वन डिस्कस करने हैं। ठीक है, IS-32 स्टैंडर्ड बेसिकली जो डिस्कस करता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रेजेंटेशन को डिस्कस करता है। ठीक है, कि आपने आया उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्लासीफाई करवाना है, प्रेजेंट करना है, तो उसकी क्या डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट है और कब कब वो किन किन कंडीशन की बेसिस पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा, फाइन या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, या फाइनेंशियल एसेट्स है तो आपने उसको इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट है तो क्या डिस्क्लोजर्स हैं। ठीक है, क्या उसकी प्रेजेंटेशंस हैं। ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशंस को डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड्स पर मूव करते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी जो समरी है वो हमें क्या कहती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू देयर सब्सटेंस, नॉट मेयरली देयर लीगल फॉर्म। ठीक है, in particular entities which issue financial instruments should classify them or their component as either financial liabilities or equity. The critical feature of liability is only an obligation to transfer economic benefit। ठीक है, मतलब लाइबिलिटी का जो बेसिक करेक्टरिस्टिक है वो यही है कि कल को आपने कोई अपना बेनिफिट ट्रांसफ़र करना है, मतलब पैसे देने इन अदर वर्ड्स। ठीक है, कैश का एक आउटफ्लो होगा। Therefore, an financial instrument is financial liability if there is a contractual obligation on the issuer जिसने इशू किया है either to deliver cash or some other financial asset। ठीक है, to the holder or to exchange other financial instrument with the holder under potentially unfavorable conditions। बेसिकली ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशंस दे दी है उसने कि आपने जब भी कोई लाइबिलिटी इनकर करनी है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन है आपकी पैसे देना, ठीक है, या कोई और फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफ़र करना, देन इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। एंड नाउ दिस स्टैंडर्ड डिपिक्ट्स यू हाउ you present these items either financial assets or financial liability। ठीक है, और उसको कैसे मेजर करना है। ठीक है, क्या रिकग्निशन क्राइटेरिया है, क्या उसकी इनिशियल मेजरमेंट है, ये आपने किधर पढ़ना है, ये IFRS 9 में लिखा हुआ है। ठीक है, वेयर द अबव फीचर इज़ नॉट मेट, मतलब पैसे नहीं देने, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फिर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और आपने जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ये डिसाइड करना है कि वो फाइनेंशियल एसेट है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, तो आपने इश्यूर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जिस एंटिटी ने ये डॉक्यूमेंट इशू किया है उसके पर्सपेक्टिव से ये क्या है। IS-32 explain that although the holder of equity instrument may be entitled to share of any distribution out of equity, the issuer does not have a contractual obligation to make such distribution। वो कह रहे हैं कि हमने इसको equity instrument क्लासीफाई कर दिया, लेकिन देखें जो डिविडेंड्स वगैरह होते हैं वो तो देने होते हैं ना, जिसके पास उस स्टैंडर्ड उस इंस्ट्रूमेंट का राइट है। लेकिन वो कहते हैं कि ये सारी डिस्क्रिशनरी होती हैं। ठीक है, डिविडेंड दें तो दें, ना दें तो ना दें। ठीक है, मतलब कोई फाइनेंशियल ओब्लिगेशन नहीं है, इसीलिए हम इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासीफाई करते हैं। स्टिल के हमने कोई पेमेंट्स देनी है उसको भी मतलब एक साइड पे रख के स्टिल इक्विटी कहते हैं, क्योंकि वो पेमेंट्स जो हैं वो डिस्क्रिशनरी है, वो कोई ओब्लिगेशन नहीं है कि वाकई ही देनी है। A financial instrument may have the legal form of equity, but in substance it is in fact a liability. Other instrument may combine feature of both equity and financial liability. For example, a preference share, which must be redeemed by the issuer for a fixed amount। ठीक है, देखिए प्रेफरेंस शेयर है और मस्ट भी रिडीम होने हैं, वापस करने हैं। वापस किस फॉर्म में करोगे, पैसे की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन सच केसेस द इश्योर हैज़ ओब्लिगेशन, उसकी ओब्लिगेशन है कि उसने पैसे देने हैं, तो फिर ये क्या होगा, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट होगा। इसी तरह अनदर एग्जांपल इज
क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, क्यूमुलेटिव और इररिडीमेबल। इररिडीमेबल के लफ्ज़ से इस तरह लग रहा है कि ये पैसे वापस नहीं करने, ठीक है, मतलब इररिडीमेबल हैं जिस तरह के शेयर्स होते हैं। लेकिन एक तो प्रेफरेंस है कि मतलब इनको प्रेफरेंस राइट है, प्रेफरेंशियल राइट है। दूसरा क्यूमुलेटिव कि डिविडेंड इन पे लाजमी देना है जब भी प्रॉफिट आएगा। जिस साल प्रॉफिट ना हो तो आपने उस साल जितना डिविडेंड इनका बनता है ना वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। अगले साल जब प्रॉफिट हो तो आपने पिछले साल का भी मिला के और अगले साल का भी देना है। मतलब देखा जाए तो फिर क्या है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो रही है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर की ओब्लिगेशन है तो लिहाजा ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अगर क्यूमुलेटिव का लफ्ज़ ना लगा होता, जस्ट लिखा होता कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो फिर आप देखते कि क्या इनको प्रेफरेंस किस तरह से है। अगर इनको कोई पैसे वगैरह की प्रेफरेंस नहीं है बल्कि इनको एक जो शेयर्स के राइट होते हैं वही राइट हैं, तो फिर ये इक्विटी क्लासीफाई हो सकता था। The classification of the financial instrument is made when it is first recognized and this classification will continue, ठीक है, जब पहली दफ़ा आप रिकॉर्ड करें उसी टाइम आप इसको डिसाइड करें कि मैंने क्या ट्रीट करवाना है और फिर इसी तरह इसको कंटिन्यू रख के चलें। contingent settlement provision, ठीक है, an entity may issue a financial instrument where the way in which it is settled depends upon, ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि contingent होती है कि इसकी सेटलमेंट कैसे होगी किसी फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे या आउटकम ऑफ अनसर्टन सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रही होती है। तो इस केस में हमें पता ही नहीं होता कि इसको किस बेस पे इक्विटी क्लासीफाई करें या लाइबिलिटी करें। तो स्टैंडर्ड इसमें कहता है कि सच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द सेटलमेंट इज रिमोट। आपने इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट करना है, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ें डिसाइड करवा रही हैं कि आपने इसको क्या ट्रीट करवाना है। जब डिसाइड हो जाए कि फाइनेंशियल इक्विटी है या लाइबिलिटी है, फिर आपने IFRS 9 की तरफ चले जाना है कि मैं इसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रखूँ या फेयर वैल्यू या मोटाइज कॉस्ट पे रखूँ, ठीक है। और फिर उनकी इनिशियल मेजरमेंट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वो उसी तरह है जिस तरह स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, ठीक है, जो IFRS 9 में डिस्कस है। यहाँ पर सिर्फ हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ है। When a derivative financial instrument gives one party to a choice over how it is settled, कई दफ़ा ऐसे होता है कि चॉइस दे देते हैं कि जिस तरह होल्डर चाहेगा इसको कर लेगा। तो फिर हम देखते हैं कि होल्डर क्या चाहेगा, ठीक है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट के क्या हालात हैं। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज़ अ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी अनलेस ऑल द अल्टरनेटिव चॉइसेस वुड रिजल्ट इन बीइंग एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आप इसको देख लें कि क्या उसकी चॉइसेस हैं या किसी और कंपनी ने इस तरह का इंस्ट्रूमेंट इशू किया हुआ है तो होल्डर उसके क्या करवा रहे हैं, उसको इक्विटी में लेके जा रहे हैं या लाइबिलिटी मतलब उससे पैसे ले रहे हैं या उसके शेयर्स कन्वर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। तो आप उसी ट्रेंड की बेसिस पे इसको अपना जो है ना इसकी ट्रीटमेंट कर लें, आइदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी कर लें या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कर लें। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है और उन पर दोनों फीचर्स इनकॉर्पोरेट होते हैं, इम्बेड होते हैं कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, उनको सेपरेट करना है। CFI कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इस केस में आपने दोनों पोर्शंस को अलग अलग सेपरेट करना है और आपने इसको फिर क्लासीफाई करना है, ठीक है। दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन बोथ लाइबिलिटी एंड इक्विटी एलिमेंट। इन सच केसेस द कंपोनेंट पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड सेपरेटली according to the substance of the contractual agreement and the definition of financial liability and equity instrument। एग्जाम्पल इसकी क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड है। Under IFRS 9, convertible bond need to be split into their liability and equity component। अब आपने इसको सेपरेट कैसे करना है कि the liability component is computed by discounting the future amount payables, कि जितनी जितनी आपको अमाउंट फ्यूचर में देनी पड़ेंगी उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड किस किस साल देनी पड़ेगी, उसका टाइम पीरियड क्या है और कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, आप उसको डिस्काउंट कर लें। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कोई भी मार्केट इंटरेस्ट रेट उस तरह के इंस्ट्रूमेंट पे जो है उस हवाले से, तो उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी, वो आपकी लाइबिलिटी कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब क्या करें, टोटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो फेस वैल्यू है उसमें से लाइबिलिटी कंपोनेंट माइनस कर दें तो बाकी क्या रह गया, इक्विटी कंपोनेंट रह गया। अब फ्यूचर में जब जाएंगे आप
ठीक है। अब इसको क्या कर लें, लाइबिलिटी कंपोनेंट को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट कर लें और इक्विटी कंपोनेंट को इक्विटी की बेसिस पे ट्रीट करें। तो अब फ्यूचर में जाते हैं आप, तो इस देखें ना, फ्यूचर में तो एक ही काम होगा, या तो लाइबिलिटी इश्यू होगी, मतलब लाइबिलिटी जो है उसमें सेटल होगा, या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में शेयर्स में कन्वर्ट होगा। तो आप अगर लाइबिलिटी पे होता है तो आप जस्ट एंट्री करें लाइबिलिटी डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है। अगर नहीं होता, बल्कि वो शेयर्स इशू करवा लेते हैं, तो आप क्या करें कि लाइबिलिटी डेबिट इक्विटी क्रेडिट। The resulting element will be uncharged and will be presented in the statement of financial position in the equity, ठीक है। लाइबिलिटी को आप मार्केट रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी जो बचेगा वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इक्विटी के तौर पे ट्रीट होगा। इफ़ एन एंटिटी री एक्वायर्स इट्स ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि एंटिटी अपने शेयर्स को ना रीपरचेज कर लेती है, ठीक है, मतलब अपनी इक्विटी, तो उसको हम कहते हैं ट्रेजरी शेयर्स। तो उनको क्या हम कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब उस केस में एंट्री कंपनी क्या एंट्री करती है, देखें, अपने वो पैसे देते हैं और शेयर्स वापस ले लेते हैं, तो एंट्री करते हैं इक्विटी डेबिट, वो अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, और क्रेडिट बैंक, ठीक है, तो इक्विटी में से डिडक्ट कर देते हैं उतनी अमाउंट को। नो गेन और लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इस केस में देखो, ये तो एक सिंपल सी एक बात है कि जब भी शेयर सेल हो, इश्यू हो, ठीक है, कैंसिलेशन हो, रीपरचेज हो, तो प्रॉफिट और लॉस में कोई अमाउंट नहीं जाती। ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन पेड और रिसीव्ड शेल बी रिकॉग्नाइज डायरेक्टली इन इक्विटी, ठीक है। आप इसको इक्विटी स्टेटमेंट में डायरेक्टली क्लासीफाई करते हैं। और अगर कैश फ्लो की बात करें तो ये कैश फ्लो में अंडर फाइनेंसिंग इक्विटी आ रहे होते हैं। IS 32 consider how financial instruments affect the profit or loss and the movement of equity. The treatment varies according to whether interest, dividend, losses or gain relate to financial liability or equity instrument. ठीक है, तो जिस आइटम की से रिलेटेड डिविडेंड लॉसेस वगैरह पीएनएल में जा रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो भी मूवमेंट हो पीएनएल में शो करवाएं, जिसकी इक्विटी में जा रहे हैं वो इक्विटी में शो करवाएं। जैसे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉसेस relating to financial instrument or compound classified as financial liability should be recognized as income or expense in profit or loss, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन टू द होल्डर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाइड एज इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिविडेंड दे दिया जी उनको, तो वो आपने डायरेक्ट इक्विटी है, तो लिहाजा आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में उसको क्लासीफाई करना है, डेबिट करना है, कम कर देना है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ एन इक्विटी ट्रांजैक्शन शैल बी अकाउंटेड फॉर एज डिडक्शन फ्रॉम इक्विटी, ठीक है। अगर शेयर्स को इशू करने में कोई खर्चे आ रहे हैं तो आपने डायरेक्ट इक्विटी से माइनस कर देना है। अ फाइनेंशियल एसेट एंड अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी शुड ओनली बी ऑफसेट। अब ये क्वेश्चन है कि आपने एक सेम पार्टी से पैसे लेने भी हैं, ठीक है, एडवांस भी पकड़ा हुआ है, पैसे लेने हैं, ठीक है, और उसके देने भी हैं। तो स्टैंडर्ड आपको IS 32 एक ऑप्शंस देता है एक कि अगर दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो आप उसको नेट अमाउंट अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करवा दें। वो दो कंडीशंस क्या है, द एंटिटी हैज़ अ लीगल इन्फोर्सिबल राइट टू सेट ऑफ, कि एंटिटी के पास राइट है कि उसने पैसे वापस करने हैं, सेट ऑफ करना है बैलेंस, और इंटेंट टू सेटल ऑन नेट बेसिस, और उनकी इंटेंशन है कि वो एसेट और लाइबिलिटी को साइमल्टेनियसली सेटल करेंगे, ठीक है। मतलब देखें ना, मैंने कंपनी के पैसे देने हैं और कंपनी से लेने भी हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने जो देने हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस केस में मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने लेने हैं उनसे नेट करके अपनी एक नेट लाइबिलिटी शो करवा देता हूँ, ठीक है। मेरी इंटेंशन भी ऐसी है कि मैं फ्यूचर में करूँगा भी ऐसे, और मेरे पास राइट भी है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लेके चल सकता हूँ। दिस विल रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड future cash flow of the entity in these specific circumstances. In all other cases, financial asset and financial liability are presented separately. बाकी केसेस में आपने उनको सेपरेट प्रेजेंट करना है। अब देखेंगे बेसिकली ना एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं हम उनको सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमने कंपनी से एडवांस पकड़ा हुआ है अगेंस्ट गुड्स वगैरह, वो तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन को खैर मीट ही नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमने उसके पैसे देने हैं कंपनी को और जो उससे लेने हैं ना, वो लेट्स सपोज वो इस तरह थी कि हमने उसके प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अब ये दो डिफरेंट चीज़ें, और प्रोविडेंट फंड कंपनी ने अलग से रजिस्टर करवाया हुआ है। तो इस केस में क्या है कि आपने कंपनी से पैसे देने हैं, लेकिन जो लेने हैं ना वो प्रोविडेंट फंड से लेने हैं, और वो प्रोविडेंट फंड और कंपनी दोनों सेपरेट एंटिटीज़ अगर रजिस्टर हुई हैं
तो आपके पास ना इन्फोर्सिबल राइट नहीं है इस तरह अपने बैलेंसेस को सेट ऑफ करने का। आपकी बेशक इंटेंशन नेट बेसिस भी है, अगली कंपनी की भी नेट बेसिस पे कि यार वो पैसे देने हैं ना और ये लेने हैं, खैर फंड तो हमारा ही है ना, हम खुद ही सेटल कर लेंगे, बाद में कोई ट्रांसफ़र एंट्री डाल देंगे, लेकिन ना लीगली राइट नहीं है इस केस में। ठीक है कि इस तरह दोनों कंपनीज़ की उससे आप सेट ऑफ करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से देखें हो सकता है, लेकिन आप मतलब अपने ओन बेसिस पे इसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस केस में आपने दोनों बैलेंसेस को सेपरेटली ही डिस्क्लोज करना है, आप उनको मतलब नेट नहीं कर सकते। IS 32 requires that if the holder of a financial instrument can require the issuer to redeem it for cash, it should be classified as liability. बिल्कुल ठीक है। Some ordinary share and partnership interest allow the holder to put the instrument. Put मतलब sell, वापस कर दें, ठीक है। इस केस में क्या होगा, IS 32 requires the entity to classify such instrument as equity, क्योंकि आप जब वापस कर देंगे तो आपको क्या मतलब पुट है ना, आपके पास राइट है, होल्डर के पास है कि वो पुट कर सकते हैं, तो आपने इसको इक्विटी क्लासीफाई करना है सो लॉन्ग एज दे मीट सर्टन कंडीशन, जब तक वो सर्टन कंडीशंस जो हैं कि वो मतलब पैसे नहीं लेंगे, शेयर्स ही लेंगे, शेयर्स पे वोटिंग राइट होंगे, ठीक है, इस तरह की जो कंडीशंस है वो फुलफिल करें, तब तक आपने उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही क्लासीफाई करना है। IS 32 further require that instrument imposing any obligation on an entity to deliver to or another party pro rate share of the net asset only on liquidation should be classified as equity। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि आपने ना पैसे कोई नहीं देने, हम आपको पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए अब क्या है, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या इक्विटी है। तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपने ना आप यूज़ करें पैसे, ठीक है, लेकिन जब भी कंपनी लिक्विडेट हो या आप कंट्रोल ट्रांसफ़र करें तो आपने ना सबसे पहले हमें राइट देना है कि जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, तो उस लिहाज से कंपनी की जो मार्केट वैल्यू होगी, हम प्रो रेटा शेयर ऑफ नेट एसेट को जो है ना आपने हमें ट्रांसफ़र करने हैं। तो इस केस में देखें पैसे नहीं ट्रांसफ़र होने, बल्कि एक इंटरेस्ट जो इक्विटी ट्रस्ट है ना वो ट्रांसफ़र होने हैं। तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहा बल्कि इक्विटी को मीट कर रहा है, तो लिहाजा आपने उसको जो पैसे रिसीव किए हों उनको इक्विटी ट्रीट करवा लेना है। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ ना, तो आजकल पाकिस्तान में तो खैर बहुत कम इंस्ट्रूमेंट चलते हैं वो, लेकिन बाहर की दुनिया में तो जो स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसे कहते हैं कि सेफ एग्रीमेंट, सिंपल एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर इक्विटी, ठीक है, वो चल रहे होते हैं। तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि कंपनी पैसे पकड़ती है इन्वेस्टर से, ठीक है, जिन्हें हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं, एग्रीमेंट होता है और उसमें लिखा होता है कि ना अनसर्टेन कंडीशंस हैं, ये शेयर्स कब ट्रांसफ़र होंगे, जब भी कंपनी कभी लिक्विडेट होगी या शेयर ट्रांसफ़र होंगे किसी और लोगों को जो कि करंट ओनर हैं उनके अलावा, तो तब ऑटोमेटिकली जिन जिन पर्सनस ने इसमें सेफ एग्रीमेंट में इन्वेस्टमेंट की है ना, तो उनको प्रो रेटा बेसिस नेट ऑफ प्रो रेटा बेसिस पे जो शेयर ऑफ नेट एसेट है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो लिहाजा ये उस कंपनी ने अपने क्या करना है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं बल्कि उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करवाना है, ठीक है, आपने उसको इक्विटी के पोर्शन में क्लासीफाई करना है। पाकिस्तान में जो ये टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है ना, जैसे कि सिस्टम्स लिमिटेड का नाम लें, तो ये जो छोटी कंपनीज हैं उनमें सेफ एग्रीमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मॉडर्न टॉपिक है कि सेफ एग्रीमेंट, सिंपल एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर इक्विटी, ठीक है। तो आपको मैंने साथ में इसको भी क्रॉस रेफर करवा दिया कि आपने इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, एज ए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपने इसको क्लासीफाई करवाना है, ठीक है। और साथ में सिस्टम्स लिमिटेड का एक कंपनी का रेफरेंस भी दे दिया कि अगर आप उसकी फर्दर जो अकाउंटिंग है नोट्स में क्या लिखेंगे वो देखना चाहें तो सिस्टम लिमिटेड के उससे देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके लिए क्या है, उसके लिए तो फाइनेंशियल सारी बात है, उसके लिए तो देखें ना, उसने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की हुई है तो उसके लिए तो फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई है उस कंपनी ने इसको कैसे ट्रीट करना है, उसने इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करना है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट नहीं करना। ओके जी, ये था IS 32। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने एक ट्राई की है कि एक समराइज्ड वे में आपको स्टैंडर्ड की नौ हाउ से मुतारफ़ करवा दिया जाए। ओके जी, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।